बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज पाकिस्तान पिनल कोड का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ पीपीसी समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पीपीसी। अमूमी तौर पर लोग क्या करते हैं कि वो प्रीएम्बल से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे। उसकी एक बुनियादी वजह है। वजह ये है कि प्रीएम्बल अमूमन क्वेश्चन करता है किसी भी चीज़ का जो प्रीएम्बल है वो क्वेश्चन करता है वाई, कि वो चीज़ क्यों है। यानी अगर पाकिस्तान पिनल कोड के प्रीएम्बल को हम पढ़ेंगे तो ये हमें सिर्फ इस एक क्वेश्चन का आंसर देगी कि वाई पीपीसी, यानी पाकिस्तान पिनल कोड का पर्पस बताएगी। और जो प्रीएम्बल हैं वो सिर्फ पीपीसी का नहीं है बल्कि लॉज का, आप अगर देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यूएन चार्टर का, या जो कंपनीज होती हैं उनके भी प्रीएम्बल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रीएम्बल क्या बताते हैं? पर्पस बताते हैं। लेकिन वाई से पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है व्हाट। तो जब तक हमें ये जो क्वेश्चन है व्हाट ये मालूम ना हो तो वाई को समझना या उसको सीखना जो है वो एक किस्म का बेमानी है, वो कोई सेंस नहीं लेता। तो इस वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड के स्ट्रक्चर से कि पाकिस्तान पिनल कोड क्या है असल में। तो पाकिस्तान पिनल कोड जो है पीपीसी, इसको उधर हम देखें, अपने लिए हम आसान बना रहे हैं। तो ये डिवाइड है पार्ट्स में, ठीक है, और चैप्टर्स में एंड सेक्शंस में। ओके, तो हम स्ट्रक्चर पे क्यों फोकस कर रहे हैं, क्यों हम चाहते हैं कि हम स्ट्रक्चर को समझें। आप इमेजिन करें आइज़ क्लोज करके कि आप एक फार्मेसी में एंटर होते हैं, आपको पेनाडोल की टेबलेट चाहिए और आप देखते हैं कि सारी जो मेडिसिन हैं वो फर्श पर पड़ी हुई है। तो अब आपको टेबलेट मिलने में बहुत टाइम लग सकता है। एंड आप दूसरी तरफ ये इमेजिन करें, अगेन इमेजिन करें कि आप एक फार्मेसी में एंटर होते हैं, वहाँ पर रोज़ हैं, शेल्फ है, ठीक है, वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हैं। तो जब आप उनको कहते हैं कि आपको पेनाडोल की टेबलेट चाहिए तो आपको सिर्फ अपनी टेबलेट मिलने में 10 सेकेंड लग सकते हैं। वो किस वजह से? वो स्ट्रक्चर की वजह से, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कि वो क्या होती है? ऑर्गेनाइज होती है। तो यही वजह है कि हम पाकिस्तान पिनल कोड का स्ट्रक्चर सीख रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान पिनल कोड के 511 सेक्शंस हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं ये हमें इन 511 सेक्शंस में गुम होने से बचाएगा, ठीक है, हमारी हेल्प करेगा कि हमें जिस सेक्शंस पर पहुंचना होगा हम ऑटोमेटिकली इस स्ट्रक्चर के ज़रिए से वहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब ये जो आज के लेक्चर हैं ये आपको ये कॉन्फिडेंस देगा कि जो 511 सेक्शंस हैं ये बेसिकली 23 स्मॉल टॉपिक्स हैं। वो कैसे? कि हमने कहा कि पीपीसी जो है वो डिवाइड है 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 23 चैप्टर्स हैं। सेक्शंस कितने हैं? 511 सेक्शंस हैं। अब जो जो ये जो पार्ट्स है ना, ये पीपीसी की ब्रॉडर डिवीजन है। क्या है? ब्रॉडर डिवीजन है। पीपीसी को 23 चैप्टर्स में तकसीम किया गया है, जो दरअसल 3 बड़े पार्ट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 बड़े पार्ट्स बनते हैं। पार्ट नंबर 1 जो है, नंबर 1 जो है वो क्या है? जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल। एंड जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या है? वो है, ओके, जो जनरल प्रिंसिपल है वो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 5 तक। जो पार्ट 2 है पब्लिक ऑफेंसेस, पब्लिक
ऑफेंसेस ये स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 6 से लेके 15 तक, और जो पार्ट 3 है प्राइवेट ऑफेंसेस ये स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 16 से 23 तक। यानी कि अगर हमने पार्ट्स को समझ लिया तो हमने ऑटोमेटिकली चैप्टर्स को समझ लिया। ठीक है, ओके। तो ये जो पब्लिक ऑफेंसेस हैं, ये प्राइवेट ऑफेंसेस हैं, ये जिस तरह पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ होते हैं उसी तरह। यानी पब्लिक ऑफेंसेस क्या करते हैं कि वो स्टेट टू प्राइवेट पर्सनस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो इस्टेब्लिश करता है, एंड सिमिलरली जो प्राइवेट ऑफेंसेस हैं वो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, जैसे जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उसमें हम ये देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है, ला कैसे अप्लाई होगा, यानी इंट्रोडक्शंस वगैरह, किसको सज़ा नहीं मिल सकती, यानी जनरल एक्सेप्शंस वगैरह। ठीक है, जनरल चीज़ें हम उसमें देखते हैं। जो पब्लिक ऑफेंस है उसमें हम ये देखते हैं कि क्राइम टूवर्ड स्टेट, क्राइम टूवर्ड आर्मी, क्राइम टूवर्ड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। और जो प्राइवेट ऑफेंसेस हैं जो चैप्टर 16 टू 23 है उसमें ये जो क्राइम्स हैं जो कि अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हैं, जैसे मर्डर हैं, हर्ट हैं, या प्रॉपर्टी थेफ्ट, रॉबरी, तो इस तरह की जो प्राइवेट क्राइम्स हैं उनको देखा जाता है। ओके, हमने पार्ट्स को समझ लिया, हमने ऑटोमेटिकली चैप्टर्स को भी समझ लिया। ठीक है, अब बारी है सेक्शंस की। पीपीसी में टोटल कितने सेक्शंस हैं? 11 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 11 सेक्शंस हैं। ये जो सेक्शंस हैं ये असल में लॉ का डीएनए है। क्या है? डीएनए है। डीएनए कैसे हैं कि जो सेक्शंस हैं ये ऑफेंसेस को एंड प्लस जो पनिशमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करता है। कैसे कनेक्ट करता है? इसकी एग्जांपल अगर हम ले लें, एग्जांपल इसकी हम ये लेते हैं कि सेक्शन 378 है मिसाल के तौर पे, जो कि थेफ्ट से रिलेटेड है। तो ये हमें सेक्शन 378 हमें थेफ्ट की डिफिनेशन बताता है। क्या बनाता है? डिफिनेशन, यानी कि हमें क्या बताता है? ऑफेंस बताता है। ठीक है, और जो सेक्शन 379 है वो हमें क्या बताता है कि इसकी पनिशमेंट क्या होगी, यानी 3 ईयर और फाइन या 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, यानी बहुत। ठीक है, तो जो सेक्शन है यानी सेक्शन 378 और सेक्शन 378 ने किया, इसने कनेक्ट किया किसको? ऑफेंस को, और किसको? पनिशमेंट को। तो ये क्या है? लॉ का डीएनए है। ओके, तो आप यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं सेक्शन नंबर 378 ये थेफ्ट के बारे में है। ठीक है, और ये क्या बताता है? थेफ्ट की डिफिनेशन बताता है कि हु एवर, यानी जो भी इंटेंशन के साथ और डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके जाता है किसी की पोजीशन से विदाउट द कॉन्सेंट, तो वो क्या करता है कि वो थेफ्ट कमिट करता है। ये क्या है? ये ऑफेंस है। क्या है? ऑफेंस है, यानी डिफिनेशन ऑफ द ऑफेंस है, क्राइम है। ठीक है, डिफिनेशन। ओके, अब जो सेक्शन नंबर 379 है इसको अगर हम देखें, सेक्शन नंबर 379, तो ये हमें बताता है पनिशमेंट के बारे में कि अगर ऊपर के डिफिनेशन अप्लाई होती है, यानी हु एवर कमिट थेफ्ट, जिसने सेक्शन 370 जो सेक्शन 378 पे पूरा उतरता है, शेल बी पनिश्ड
with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 year or fine or with board। यानी कि अगर किसी ने सेक्शन 378 कमिट किया तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी? 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट उसको मिल सकती है, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, या सेकंड क्या है, और मिल सकती है उसको, उस पे लग सकता है फाइन, या उस पे लग सकता है 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, यानी दोनों भी लग सकते हैं। लेकिन ये जो पनिशमेंट है ये डिपेंड करता है नेचर आपकी क्राइम पे कि आपने क्या चीज़ चोरी की है, छोटी चीज़ चोरी की है या बड़ी चीज़ चोरी की है। ओके, अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें नज़र आ रही है, कॉमा। ठीक है, तो जो कॉमा है या पंक्चुएशंस है वो लॉ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो टोटली जो मीनिंग है वो आपकी जो लॉ की मीनिंग है उसको बिल्कुल बदल देती है। वो कैसे? कि यहाँ पे है कि मे एक्सटेंड टू 3 ईयर, इम्प्रिजनमेंट कितने साल की हो सकती है? 3 ईयर्स। यहाँ पे अगर कॉमा ना लगा होता तो यहाँ पे क्या होता, टू 3 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। ठीक है, तो इसमें क्या होती कि कंफ्यूजन पैदा हो सकती थी। ओके, तो मीनिंग कैसे बदल सकती हैं? मीनिंग ऐसे बदल सकती हैं कि हमने जैसे कहा कि 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, इसका मतलब ये है कि ये जज की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सी पनिशमेंट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉ है, जो सेक्शन 378 है, ठीक है, ये जज को एम्पावर करता है कि वो अपनी पावर एक्सरसाइज करके कोई भी पनिशमेंट अक्यूज्ड को दे सकता है। ठीक है, जो नेक्स्ट चीज़ है सेक्शंस के अंदर वो है क्लॉजेस। क्या है? क्लॉजेस। और इसको भी हम क्या करते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह। ओके, तो क्लॉजेस की जो बेहतरीन एग्जांपल है वो सेक्शन 302 है। ठीक है, ये किसके बारे में है? कत्ले अमद के बारे में है। जो सेक्शन 300 है वो कत्ले अमद की डिफिनीशन बताता है। जैसे हमने पिछले कहा कि सेक्शंस का जो बुनियादी काम है वो ऑफेंसेस और पनिशमेंट को कनेक्ट करना है। तो ये जो दो सेक्शंस हैं ये क्या क्या करते हैं? ऑफेंस, ये 300 जो है ये ऑफेंस को डिफ़ाइन करता है, और जो सेक्शन नंबर 302 है ये क्या करता है? इसकी पनिशमेंट बताता है। अब ये जो हम चूँकि क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्लॉजेस भी होते हैं सेक्शंस के अंदर, तो ये आप देख सकते हैं क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। तो ये सेक्शन ये कहते हैं कि अगर कोई कत्ले अमद कमिट कर लेता है तो उसको 3 किस्म की सज़ाएँ मिल सकती हैं, या तो किसास होगा या ताज़ीर होगी। ठीक है, या फिर क्या होगा कि पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट। तो ये क्लॉजेस की एग्जांपल हैं, और ये जो सेक्शंस हैं इसको हम फिर बाद में जब हम बाकायदा पीपीसी स्टार्ट करेंगे तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि प्रोवाइडेड का क्या मतलब है। ठीक है, और इसकी क्या ज़रूरत होती है। लेकिन फ़िलहाल जो है हम चूँकि स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में हमने ज़िक्र किया कि स्ट्रक्चर में सेक्शंस के अंदर क्लॉजेस भी होते हैं या कंडीशंस भी होती हैं। तो ये जो प्रोवाइडेड है ये क्या है? ये कंडीशन है, और ये जो है ये क्या है? ये क्लॉजेस हैं। ठीक है, ओके, तो क्लॉजेस जो हैं वो ज़रूरी क्यों होते हैं? क्लॉजेस इस वजह से ज़रूरी होते हैं कि पीपीसी में जो क्लॉजेस का इस्तेमाल है ये वहाँ पर किया जाता है जहाँ एक ही सेक्शन के अंदर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ या सूरत हाल, यानी सिचुएशंस को अलग अलग बयान करना ज़रूरी हो। ठीक है, तो इस वजह से एक सेक्शन के अंदर डिफरेंट क्लासेस शामिल की जाती हैं या कंडीशन भी शामिल की जाती हैं, उनके सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं। तो आप सेक्शन 302 में देख सकते हैं, क्लॉजेस की एग्जांपल भी देख सकते हैं और कंडीशन की एग्जांपल भी देख सकते हैं। जब भी लॉ में आपको ये वर्ड आए प्रोवाइडेड, जिसको प्रोविज़ो भी कहा जाता है लीगल लैंग्वेज में, तो आप समझ जाएं कि ये क्या है? ये कंडीशन है।
तो ये जो क्लासेस और कंडीशंस होते हैं ये सेक्शंस के अंदर होते हैं। ओके, अब एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं स्ट्रक्चर को समझने के लिए बेसिकली, वो भी सेक्शंस में ही होते हैं या चैप्टर्स के अंदर ही होती हैं। वो क्या चीज़ होती हैं? वो होती हैं एक्सप्लेनेशन एंड एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन। वो आपने बीपीसी के डिफरेंट उसमें आपने देखा भी होगा, ठीक है? और सेकंड क्या है? इलस्ट्रेशन। तो इसको हम अब प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के ज़रिए से देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन और जो इलस्ट्रेशंस हैं ये क्यों होती हैं, कहाँ पे हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कहाँ पे होती हैं और कैसे होती है। ओके, तो एक्सप्लेनेशन एंड इलस्ट्रेशन को समझने के लिए हम अगेन सेक्शन 378 पे आ गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर ये क्या है, ये ऊपर डिफिनेशन दी गई है और नीचे क्या है ये आपको देखें, आप डिफरेंट एक्सप्लेनेशन आपको दी गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जो एक्सप्लेनेशन होती है वो क्या होती है, ये बाउंड्री वॉल्स हैं। क्या हैं? बाउंड्री वॉल्स। बाउंड्री वॉल्स कैसे हैं? लॉ में बाज़ दफ़ा एक जो लफ्ज़ होता है यानी वर्ड होता है वो बहुत ब्रॉड मीनिंग रखता है और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये उस वर्ड को के घेर क्या करती है, एक दीवार खड़ी करती है। यानी उस लफ्ज़ का जो मतलब है वो ये बताता है कि सिर्फ ये है, इससे बाहर मत जाना। और ये जो बाउंड्री है ये ज़रूरी क्यों है? ये इस वजह से ज़रूरी है ताकि कोई भी लॉयर लफ्ज़ों का गलत मतलब निकाल कर मुझे इनको बचा ना सके। आप सबको मालूम है कि कुछ लोग लफ्ज़ों के बड़े खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि हर लफ्ज़ के अगर हम डिक्शनरी में कोई वर्ड देखते हैं या आम ज़िंदगी में जब हम कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो उसके कई मानी निकलते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? तो अगर ये बाउंड्री वॉल ना हो, ये एक्सप्लेनेशन ना हो लॉ में, तो जो वो लॉयर्स तो वैसे भी लफ्ज़ों के माहिर होते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो जो एक लफ्ज़ के डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं, वो क्या करेंगे कि वो अपनी मर्ज़ी का जो उसको फ़ेवर करेगा, जो उसके क्लाइंट के फ़ेवर में होगा, उस लफ्ज़ से वही वाला मानी निकालेगा। तो इस वजह से लॉ में एक्सप्लेनेशन दी गई होती है, वो एक बाउंड्री वॉल बनाई गई होती है कि इस लफ्ज़ का सिर्फ यही मतलब है। अब मिसाल के तौर पे ये इमूवेबल आप देख सकते हैं, सॉरी मूवेबल। तो ये जो है मूवेबल यानी लॉ में जब हम बाकायदा पीपीसी पढ़ेंगे चैप्टर जो पार्ट 1 है उसमें जो डिफिनेशंस हैं तो उसमें डिफरेंट जो टर्म्स हैं यानी थेफ्ट हो गया, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। तो ये इन सारी चीज़ों की डिफिनेशन जो है वो लॉ ने बाकायदा तौर पर बता दिए होते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इसकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो ये है कि ये जो इंटरप्रिटेशंस होती हैं यानी जो तशरीह होती हैं उसके रास्ते बंद कर देती हैं। और जो डेफ़िनेशंस होती हैं जैसे अब आप टेफ्ट की डेफ़िनेशन देख सकते हैं, उसको क्या करती हैं, उसको मज़बूत बनाती हैं। ओके, तो इस एक्सप्लेनेशन को हम सेक्शन 378 की डेफ़िनेशन से समझ लेते हैं। डेफ़िनेशन हमें ये बताती है कि जो कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी शख्स के पोजीशन से उसकी विदाउट हिज कंसेंट लेके जाता है तो वो क्या होगा, वो थेफ्ट होगा। अब एक्सप्लेनेशन क्या बताती है, यहाँ पे जिक्र है मूवेबल प्रॉपर्टी का। अब एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अ थिंग सो लॉन्ग इज इट इज़ अटैच टू द अर्थ, कि जब तक कोई चीज़ ज़मीन के साथ अटैच है, आप अपने जहन में वो तमाम चीज़ें ले आएँ जो ज़मीन के साथ अटैच हैं, जैसे मिसाल के तौर पे फसल हो गई यानी क्रॉप्स हो गई और ट्रीज़ हो गए या जो बिजली के खंभे होते हैं, यानी हर वो चीज़ जो ज़मीन में अटैच है। अ, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बताता है कि नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ज़मीन के साथ जो अटैच्ड चीज़ें हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी में शुमार नहीं होंगी।
यानी कि यहाँ पे किस चीज़ का ज़िक्र है? मूवेबल प्रॉपर्टी का। यानी कि थेफ्ट कमिट करने के लिए मूवेबल प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ अटैच टू द अर्थ है वो मूवेबल प्रॉपर्टी में आती ही नहीं है, ठीक है? अनलेस, अगर, but it becomes capable of being the subject of the theft as soon as it's severed from the earth. जब तक वो जो अटैच टू द अर्थ कोई भी चीज़ हो उसको आप सेवर्ड करते हैं, यानी कि सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है? किस चीज़ से? उस अर्थ से। यानी अगर बिजली का खंभा है उसको आप वो काटते हैं, दरख्त हैं उसको आप काटते हैं, फसल है आप उसको काटते हैं। जैसे ही, यानी एज सोन एज, जब आप उसको सेपरेट कर लेते हैं अर्थ से, तो वो क्या बन जाता है? सब्जेक्ट ऑफ द थेफ्ट बन जाता है। तो ये बाकी भी मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन हम जब बाकायदा तौर पर इस सेक्शंस को पढ़ेंगे तो हर एक एक्सप्लेनेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर को समझने के लिए इस एक्सप्लेनेशन को सीख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या चीज़ होती है। ओके, एक दूसरी चीज़ का हमने ज़िक्र किया था वो है इलस्ट्रेशन, और वो भी लकीली हमारे पास इसी सेक्शन में, यानी एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन जो हैं दोनों मौजूद हैं। तो हम देख लेते हैं ये। आपको इस तरह जब आप पीपीसी की बुक उठाएंगे तो 378 सेक्शन उठाएंगे तो इस तरह आपको एक्सप्लेनेशन और इलस्ट्रेशन मिलेंगे, ठीक है? ओके, तो जो इलस्ट्रेशन है ये क्या है? ये प्रैक्टिकल मिरर है। प्रैक्टिकल मिरर कैसे हैं? प्रैक्टिकल मिरर, मिरर किसको कहते हैं? यानी आईना, ठीक है? प्रैक्टिकल मिरर क्यों है? प्रैक्टिकल मिरर इस तरह है कि जो इलस्ट्रेशन असल में एक फ़र्ज़ी कहानी होती है, लेकिन फ़र्ज़ी कहानी है कि ए कट डाउन अ ट्री ऑन ज़ी ग्राउंड। ए कोई फ़र्ज़ी यानी ख़याली शख्स है जिसने किसी का दरख्त काटा, किसका? ज़ी का। ज़ी एक फ़र्ज़ी किरदार है, ज़ी के ज़मीन से, विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी, यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ उसने ट्री काटा, टेकिंग द ट्री आउट ऑफ द ज़ी पोजीशन। ज़मीन जबकि चूँकि ज़ी की हैं तो वो उसके पोजीशन में आती हैं और ज़ी के कंसेंट के बगैर, ठीक है? तो जैसे ही उसने उस ट्री को सिवर्ड किया, किस से? अर्थ से, उसको काटा, तो वो क्या बन गया? वो थेफ्ट बन गया। इस तरह आप ये देखें, ये सारे क्या हैं? ये एक ख़याली किरदार हैं। तो जो इलस्ट्रेशंस होती हैं ये असल में एक फ़र्ज़ी कहानी होती है, हाइपोथेटिकल स्टोरी होती हैं, जो सेक्शंस के नीचे दी जाती हैं। आपने देखा ना कि ऊपर जो है सेक्शन 378 था और यहाँ नीचे जो है ये इलस्ट्रेशन दी गई है, ठीक है? और इसकी जो फ़िलॉसफ़ी है वो ये है कि लॉ हमेशा क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है। लॉ क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी आइडिया होता है। आइडिया होता है, और कौन सा आइडिया होता है? ड्राई आइडिया होता है। इसीलिए जब लॉर्ड बिबिंगटन मैकॉले ने ये जब इस पीपीसी को ड्राफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं सिर्फ रूल लिखूँगा, यानी जो रूल से मुराद डिफिनेशन है, रूल से मुराद डिफिनेशन है, ठीक है? यानी ये जो सेक्शन 378 है, ये जो कुछ ये दो लाइंस लिखी हुई है, ये क्या है? लॉ है, रूल है। कैसा रूल है? एक ड्राई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, ठीक है? ड्राई आइडिया या इसको आप कह सकते हैं रूल है। तो जो आम आदमी को ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, रूल है, ये समझ में नहीं आएगा। इस वजह से उसने क्या किया कि जो इलस्ट्रेशंस हैं लॉ में वो शामिल की, क्योंकि इलस्ट्रेशन क्या करती हैं? इस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्या करती हैं? लाइफ देती हैं, यानी ज़िंदा करती हैं। और ये जो इलस्ट्रेशन का कंसेप्ट है ये हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, जो हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं कि पीपीसी हमारे पास कैसे आया, किन सोर्सेज के ज़रिए से आया। वहाँ पर हमने देखा था कि मल्टीपल सोर्सेज हैं, पाकिस्तान पिनल कोड जिनसे बनाया गया था, बनाती हुई जिनको कंसल्ट किया गया था, ठीक है?
तो उसमें से एक जो था वो फ्रेंच लॉ था, जो नेपोलियन कोड है, ठीक है, फ्रेंच लॉ जो नेपोलियन ने बनाया था। तो फ्रेंच लॉ में इलस्ट्रेशंस होती थी, तो वहाँ से जो मैकाले हैं उन्होंने ये जो कंसेप्ट हैं फ्रेंच सिविल कोड यानी जिसको नेपोलियनिक कोड और जो रोमन लॉ है वहाँ से इसने ये कंसेप्ट लिए हैं। अब हमने जिक्र किया कि जो इलस्ट्रेशन है वो प्रैक्टिकल मिरर है। प्रैक्टिकल मिरर कैसे हैं? ऊपर जो सेक्शन 378 हमने पढ़ा वो क्या है? रूल है, ठीक है। रूल क्या है कि चोरी वो है जब आप किसी चीज़ को की किसी की इजाज़त के बिना उठाएं। तो ये क्या है? ये एक ड्राई रूल है कि किसी की इजाज़त के बगैर अगर आप कोई चीज़ उठाते हैं तो उसको चोरी कहा जाएगा। अब ये जो इलस्ट्रेशंस हैं, ये जो डिफरेंट इलस्ट्रेशंस दी गई हैं, ये एक ही सेक्शन में देखें, आप देख सकते हैं कितनी सारी इलस्ट्रेशंस हैं। तो ये क्या करती हैं कि यानी मिसाल के तौर पे ए ने जी का जो ट्री है वो उसकी ज़मीन से उखाड़ा, किस तरह? डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, और उसको उसकी मर्ज़ी के बगैर ले गया। तो जैसे ही उसने ये किया तो आप जब इमेजिन करते हैं अपने माइंड में तो ये एक कहानी बन जाती है। ये जो ड्राई आइडिया है इसमें करेक्टर डल जाते हैं, यानी ए बी, ठीक है, आप उसको नाम नहीं दे सकते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो ख्याल है, ये किस चीज़ में चेंज हो जाता है? एक प्रैक्टिकल मिरर बन जाता है। और अब ये कहानी उस रूल का मिरर बन गई और आपने कहानी भी देखी और आपको रूल भी समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें देखी, एक्सप्लेनेशंस एंड इलस्ट्रेशन। तो अब हम इस इन दोनों की जो के बीच में जो डिफरेंस है उसको अगर हम ये समझें तो उसके लिए आप ये इमेजिन करें कि हम जो टेफ्ट का जो सेक्शंस अभी हमने ऊपर पढ़ा तो उसमें क्या है? सेक्शन तीन चीज़ें आप देखें। सेक्शन क्या कहता है कि बेईमानी से किसी की प्रॉपर्टी मूव करना चोरी है, ठीक है, सेक्शंस में 378 में हमने पढ़ लिया। और जो एक्सप्लेनेशन है वो ये बताती हैं कि प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे फ़ोन, पैसे, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है, यानी ज़मीन चोरी नहीं हो सकती। तो ये क्या है? ये एक बाउंड्री वॉल है। एक्सप्लेनेशन बाउंड्री वॉल है, जबकि जो इलस्ट्रेशन है वो ये बताती है कि जैसे ए जो है उसने जी के ग्राउंड से ट्री को के ज़मीन से काट दिया ताकि वो उसे ले जाए। जैसे ही उसने दरख्त काटा वो क्या बन गई? वो चोरी बन गई। तो ये क्या है? ये प्रैक्टिकल मिरर है। ओके, तो आज के जो वीडियो है इसमें हमने क्या सीखा पाकिस्तान पिनल कोड के स्ट्रक्चर के बारे में। हमने ये सीखा कि जो पूरा पीपीसी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, और जो पार्ट्स हैं वो अगेन किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं? चैप्टर से मिलकर बने हुए हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स हैं। और फिर चैप्टर्स के अंदर क्या है? चैप्टर्स के अंदर जो है डिफरेंट यानी टॉपिक्स हैं, सेक्शंस हैं, ठीक है, और फिर हर सेक्शन के अंदर उसकी अकॉर्डिंगली कि क्या वो सेक्शंस रिक्वायर करते हैं कि उसके अंदर क्लॉजेस हों, एक्सप्लेनेशन हो या इलस्ट्रेशंस हों। अगर रिक्वायर करता है तो उसके अंदर क्या होंगी? उसके अंदर क्लॉजेस भी हो सकती हैं, ठीक है, और उस सेक्शंस के अंदर क्लॉजेस भी हो सकती हैं एंड एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, ठीक है, एंड इलस्ट्रेशंस भी हो सकती हैं। तो ये पीपीसी का मुख्तसर सा स्ट्रक्चर है, इलस्ट्रेशन, जो कि हमें आगे जो पूरा पीपीसी है उसको हम हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान बना देगा, जो 511 सेक्शंस हैं। आप ये ना सोचें कि जो पीपीसी है ये एक बहुत बड़ी किताब है, मोटी किताब है, सेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि आप ये सोचें कि ये 23 स्मॉल चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्या है? ये पीपीसी का स्ट्रक्चर है। अब इसको अगर आप इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह जो आगे हम लेक्चर्स पढ़ेंगे फिर हमारे लिए सीखने में आसानी होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप
आपको आज की वीडियो जो है ये पसंद आई होगी, आपने कुछ नया लर्न किया होगा। अगर आपने कुछ नया लर्न किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।